Hello champs, today we are going to discuss the topic of aggregate demand and aggregate supply. It is chapter 7 of macroeconomic series. It is very important chapter. Now we will discuss this chapter. First, what is aggregate demand? Aggregate demand refers to the total value of final goods and services which all the sectors of an economy are planning to buy at given level of income during a period of one accounting year. It is a simple definition of aggregate demand, just like demand, where the total value of final goods and services which all the sectors of an economy are planning to buy. ठीक है, वो प्लान कर रहे हैं बाय करने के लिए, तो एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर. सो दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. यहाँ पे एग्रीगेट का मीनिंग ये है कि समीशन ऑफ ऑल द डिमांड्स. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे होती है. ठीक है, मैक्रो लेवल पे जो डिमांड होगी उसको एग्रीगेट डिमांड कहेंगे. इट इज़ एन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. एक्चुअली में हम बाय करेंगे गुड्स और सर्विसेज को, तो वो एक्सपेंडिचर ही है डिफरेंट सेक्टर्स का, विच ऑल द सेक्टर्स. ठीक है, तो ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है दैट डिफरेंट सेक्टर्स, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्शरी सेक्टर हो, ठीक है, जितने भी सेक्टर्स डिमांड कर रहे हैं सर्विस का और गुड का ऑफ द इकोनॉमी विलिंग टू इनकर ड्यूरिंग अ गिवन, यानी उस 1 ईयर पीरियड के अंदर. ठीक है, उसको हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड. देयर आर सम कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. फर्स्ट इज प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज डिनोटेड बाय द सी. ठीक है, इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग ए वन अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, सो इट इज़ अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है, बिकॉज इट इज़ demanded by the private household, okay, for the consumption purposes in a one accounting year. ठीक है. Second is investment expenditure denoted by I. It refers to the total expenditure incurred by all the private firms. यहाँ पे देखिए प्राइवेट फर्म्स की बात हो रही है, यहाँ पे हमारी बात हो रही थी हाउस होल्ड की. हाउस होल्ड जब भी कुछ परचेज करेगा वो कंजम्पशन पर्पज़ के लिए परचेज करेगा, ना कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए. बट जब फर्म्स, प्राइवेट फर्म्स परचेज करेंगी तो उनका मेजर पर्पस ये होता है कैपिटल गुड में इन्वेस्ट करने का. यहाँ पे तो कंजम्पशन गुड में वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे कैपिटल गुड के अंदर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है जनरली. सो इट इंक्लूड्स एडिशन टू द टोटल स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल एसेट्स सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स एटसेट्रा, चेंज इन इन्वेंट्री. दीज ऑल आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. थर्ड इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिनोटेड बाय जी. इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट. ओके, इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट बोथ पे खर्च कर सकती है, ऑन बोथ ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, दोनों पे खर्च करती है, ना कि प्राइवेट फर्म्स की तरह जो कि सिर्फ कैपिटल गुड पे इन्वेस्टमेंट करते हैं. बिकॉज दे आर फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज, दे आर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, एंड गवर्नमेंट परचेज फॉर बोथ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स टू सेटिस्फाई देयर कॉमन नीड्स ऑफ द इकोनॉमी. So government incurs consumption expenditure as well as investment expenditure, both consumption and both investment. Fourth is net exports. It is denoted by exports minus imports. The difference between the exports and the imports is termed as net exports. So by summing up all the components of aggregate demand, we get AD is equal to C consumption expenditure, I investment expenditure, G government expenditure and net export. Okay. It is summation of aggregate demand. So we have given through this table, through this diagram, that private consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure and net exports are part of aggregate demand. But aggregate demand in a two sector model is a different case. Here we only consider consumption and investment and not the other two sectors, that is government and net exports, because we consider that aggregate demand is a part of closed economy. And in our syllabus we will discuss only about the two sector model. So the determination of income and employment is to be studied in the context of two sector model only, that is household and firms, because household give consumption expenditure and firms give investment expenditure. So AD is a function of only consumption expenditure and investment expenditure, that is AD is equal to consumption plus investment. इस रिस्पेक्ट में हम खाली कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के पर्पस से ही एग्रीगेट डिमांड को डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो आप ये डायग्राम देख सकते हैं. ठीक है, हमने एक्स एक्सिस पे लिया है इनकम, दैट इज़ वाई डिनोटेड बाय वाई. इनकम को हमेशा हम वाई से डिनोट करेंगे.
ओके, इनकम का साइन है वाई, नॉट आई, ठीक है। आई से हम इनकम को, वो नेशनल इनकम को, नेशनल इनकम, आई से हम इन्वेस्टमेंट को डिनोट करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज डिनोटेड बाय आई और इनकम इज डिनोटेड बाय वाई। कंफ्यूज मत होना यहाँ पे आप लोग। सो एक्स एक्सिस पे हमने इनकम को लिया, ठीक है, वाई इन रुपीज़, एंड वाई एक्सिस पे हमने एडी एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड को हम एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं इन रुपीज़, ठीक है। देखिए आई हमारा इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, एक अपर पॉइंट से, ना कि ओरिजिन से, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट होगी ना वो हमेशा प्रोडक्शन पर्पस के लिए, एंड इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, बिकॉज इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, वो डिपेंड नहीं करता इनकम पे। इस वजह से ना ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट करा है हमने, यानी कुछ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर जीरो लेवल ऑफ इनकम है ना तब भी कुछ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा हमारा, बिकॉज ये डिपेंड नहीं करता इनकम पे, ठीक है। तो मान लीजिए हमारी है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एंड हमारा कंजम्पशन जो है जीरो लेवल पे भी कुछ कंजम्पशन होता है, बिकॉज हमारे को कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, नीड होती हैं, जो कि हमें फुलफिल करनी ही होती हैं। अगर हमारे पे इनकम नहीं तब भी हम उसको फुलफिल करते ही हैं किसी भी तरीके से, यानी हमारा कंजम्पशन कभी रुकता नहीं है, ठीक है। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो वी हैव सम काइंड ऑफ कंजम्पशन, दैट्स वाई वी हैव स्टार्टेड इट अबव ओरिजिन, ठीक है, कंजम्पशन को। सो ये हमारा कंजम्पशन पर वो है, कर्व है। तो ये कंजम्पशन कर्व राइजिंग कर्व है, स्लोपिंग अपवर्ड, बिकॉज इट डिपेंड ऑन द इनकम। अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है, ठीक है। इस वजह से ये हमारा कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। तो ए डी इज़ अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन प्लस इनकम, यानी इन दोनों का समीशन है, ठीक है। तो जैसे जैसे कंजम्पशन कर्व होगा ना उसी की तरह ए डी कर्व की भी स्लोप होगी, ठीक है, उसके बिल्कुल पैरेलल चलेगी ए डी कर्व की स्लोप, ठीक है। और ये जो इसके बीच का डिफरेंस है ना, ये हमारा जो बीच का डिफरेंस है, ये कंजम्पशन, ये का कंजम्पशन का डिफरेंस है, ठीक है। नो सॉरी, ये कंजम्पशन, ये इनकम का डिफरेंस है, इन्वेस्टमेंट का, सॉरी। ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट है ना इतनी, यही हमारा ये डिफरेंस बीच में क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये हमारा एडी कर्व है, ये हमारा कंजम्पशन कर्व है, बट ये पैरेलल है, ठीक है, दोनों पैरेलल है, बिकॉज कंजम्पशन की तरह ही एडी कर्व भी फंक्शन करेगा, क्योंकि इसमें कंजम्पशन का पार्ट है, और इसके जो बीच का डिफरेंस है ना, ये इन्वेस्टमेंट है, जो कि ये चीज़ है, ठीक है। तो हमारा एडी कर्व जो है अपवर्ड स्लोपिंग है, राइजिंग कर्व है, ठीक है। इसके कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि एडी इज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, इट इज़ गिवन हेयर, ठीक है। सेकंड इज पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल ऑफ जीरो, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कंजम्पशन है व्हेन इनकम लेवल इज जीरो, यानी जीरो, यानी ये इनकम पे डिपेंड नहीं करता इस लेवल पे भी, ठीक है। एज पीपल नीड सर्टेन बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज टू सस्टेन देमसेल्व्स इवन इफ इनकम इज जीरो, ओके। थर्ड इज स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन कर्व स्लोप अपवर्ड्स बिकॉज कंजम्पशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हमारी कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगा। फोर्थ इज स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एज इट इज अज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। सो ये हमारा लेवल ऑफ इनकम से वो है, डिपेंड नहीं कर रहा है इन्वेस्टमेंट हमारा, ओके। सो वी हैव लर्नड अबाउट द एग्रीगेट डिमांड कर्व, ओके, और वी हैव क्लियर्ड ऑल आवर पॉइंट्स। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, ओके। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से क्लियर किया आपको। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स एग्रीगेट सप्लाई, ओके। एग्रीगेट सप्लाई, इट इज़ डिनोटेड बाय AS, refers to the money value of final goods and services that all the producers, जब भी सप्लाई की बात आएगी, प्रोड्यूसर्स की बात आएगी, आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकॉनमी इन अ गिवन टाइम पीरियड, यानी जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स सप्लाई करने के लिए विलिंग है इकॉनमी में एक गिवन टाइम पीरियड पे, उसका जो मनी वैल्यू है वो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू द नेशनल इनकम, दैट इज़ वाई ऐसा क्यों लिखा, देखिए, एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यानी अगर कोई जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं तो वो क्या करेंगे, वो फैक्टर इनकम लेंगे आप उसके बदले में, क्योंकि देखिए सप्लाई यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि मार्केट के अंदर सेल होंगी, सेल के लिए जाएगी, तो वो प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने कुछ काम किया होगा, ठीक है।
लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ने, उसके बदले उनको मिली होगी फैक्टर इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एट डोमेस्टिक एंड नेशनल लेवल। सो अगर इनका हम सबमिशन करते हैं तो वो होता है हमारा नेशनल इनकम, जो कि हमें पता है नेशनल इनकम होता है। सो वी कैन से दैट एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम आर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। सो नेशनल इनकम वाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। जैसे कि नेशनल इनकम क्या होता है, जो हमारा कंजम्पशन होता है, जो टोटल हमने कंजम्पशन करा है और कुछ पैसा बचा होगा ना हमारी इनकम का, तो वो हमारा सेविंग के पार्ट में जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं y इज इक्वल टू सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। और हमने यहाँ पे देखा कि y इज ऑल्सो इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, तो एग्रीगेट सप्लाई हमारा क्या हो गया, कंजम्पशन प्लस सेविंग के इक्वल हो गया। देखिए यहाँ पे जो y है वो इक्वल है ए एस की। किस तरीके से, मैंने आपको जैसे बताया कि जब फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट्स लेते हैं अपने उसके प्रोडक्शन के प्रोसेस के बदले इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो एट डोमेस्टिक लेवल और एट नेशनल लेवल, दोनों ही लेवल पे, तो हम उसको नेशनल इनकम का पार्ट कंसिडर करते हैं ना, ठीक है। तो ये जो हमारा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट है, किसके बदले ले रहे हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो प्रोडक्शन हुई है उसकी जो वैल्यू होगी वो सेम नहीं होगी टू द नेशनल इनकम के, बिकॉज दोनों जो प्रोडक्शन हुआ है और जो मार्केट में सेल होगा उसका जो प्राइस होगा और जो इन्होंने अर्न किया है जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, उसका जो प्राइस होगा सेम होगा। इसलिए एग्रीगेट सप्लाई जो होगी ना वो नेशनल इनकम के इक्वल होगी, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना। तो अगर हमने इसको डेराइव कर लिया कि जब नेशनल इनकम कंजम्पशन प्लस सेविंग की इक्वल होती है और नेशनल इनकम ऑल्सो इक्वल टू ए एस, तो अगर ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो अगर हम देखें तो हमारा ये वाला निकल आ जाएगा डेरिवेशन कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई ऑल्सो इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ओके, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ठीक है। हमने एक्स एक्सिस पे लिया है इनकम को इन रुपीज़ एंड वाई एक्सिस पे लिया है हमने कंजम्पशन एंड सेविंग को इन रुपीज़, ठीक है। और हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई की जो कर्व आएगा, जो, और इसको हम नेशनल इनकम का कर्व भी कह सकते हैं, बिकॉज दोनों सेम है। ये हमारा आएगा 45 डिग्री का लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन बाइसेक्टिंग द 90 डिग्री एंगल क्रिएटेड बाय बोथ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओके। सो ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। AS is a straight line which originate from origin and form 45 degree line, ठीक है, originate from origin and form 45 degree line. At all the points on the 45 degree line, consumption is equal to the income. यानी हम consumption और income जो है equal है, consumption is equal to the income, okay. The 45 degree line has a slope of 1 and it bisects the 90 degree angle formed by the two axes. ये 90 degree angle जो था इसको bisect कराया ना इस वाली लाइन ने, इसलिए हम इसको कहेंगे किसने 90 डिग्री के एंगल को फॉर्म दोनों दो एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस ने बनाया था उसको बाइसेक्ट करता है, ओके। सो इस लाइन के अंदर हमारा बोथ कंजम्पशन और सेविंग कर्व जो है डिनोट कर रहा है हमारा एस कर्व, ओके। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ इनकम, वो पोर्शन ऑफ इनकम हमारी टोटल इनकम का वो पोर्शन विच इज स्पेंट ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि एक्चुअली में परचेज के ऊपर खर्च होता है एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। तो कंजम्पशन का फंक्शन क्या हो सकता है, कंजम्पशन हमारा जो है वो होता है सी बार स्मॉल सी बार प्लस पी वाई, ठीक है। अब मैं इसको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। स्मॉल सी बार जो होता है ना वो होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब जब हमारी इनकम लेवल 0 होती है ना उस टाइम पे भी जो हमारी कंजम्पशन हो रही होती है, ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल करने के लिए, तो वो होती है हमारी सी बार। देखिए ये किसी भी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं है, ये हमारी इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको वाई के साथ नहीं लिखा जो कि यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे मैंने इसको खाली सिंगल सी बार इसलिए लिखा है बिकॉज ये हमारी वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है जो कि किसी चीज़ पर डिपेंड, इनकम पे डिपेंड नहीं कर रही, इसको हमें खर्च करना है तो करना है। और ये हमारी जो बी वाई है ये होती है, बी हमारा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी हम कितना कंज्यूम करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हमारी इनकम, ठीक है। ये इनकम पे डिपेंडेंट है देखिए, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम है। देखिए इसको हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये हमारा कंजम्पशन कर्व है, ये हमारा इनकम कर्व है, वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी कह सकते हैं इसको वाई कर्व यानी इनकम कर्व, और इसको कंजम्पशन कर्व, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। देखिए दोनों मीट कर रहे हैं एट पॉइंट ई, ठीक है। हमने एक्स एक्सिस पे लिया इनकम को और वाई एक्सिस पे लिया कंजम्पशन को, ठीक है। दोनों मीट कर रहे हैं एट पॉइंट ई, इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे सेविंग जो है होती है
वो हमारी ज़ीरो होती है, और यहाँ पे कंजम्पशन इज इक्वल टू द इनकम हो जाता है, यानी जितना हम इनकम खर्च अर्न कर रहे हैं उतना हम कंज्यूम भी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इसके पहले देखिए, इसके पहले कंजम्पशन ऊपर है हमारा इन्वेस्टमेंट, और ये इनकम वाले नीचे है, यानी हम कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं और हमारी इनकम कम है। इसको हम कहेंगे डिस सेविंग, यानी अभी कोई सेविंग नहीं हो रही। और इस पॉइंट के बाद देखिए, ऊपर है इनकम और नीचे है कंजम्पशन, यानी कि हमारा जो कुछ पैसा बच रहा है वो हम सेव कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि ऑटोनोमस कंजम्पशन ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिनोट कर रहा है ये सी बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हमारी इनकम ज़ीरो है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अभी स्टार्ट होगी इनकम हमारी जनरेट होना, तो उस लेवल पे भी हमारी देखिए कंजम्पशन कुछ है। तो यही जो ये वाली चीज़ें हैं ना, इसी को हम कहेंगे ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो कि सी बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमने कंजम्पशन को अब समझ लिया। अब इसमें दो टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको कहते हैं हम एपीसी। ठीक है, सो एपीसी इज़ अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन अपॉन माई एक्सपेंडिचर। ठीक है, कितनी कंजम्पशन है हमारी डिवाइड बाय द इनकम। ठीक है, ये हमारा रेशियो होता है कंजम्पशन और इनकम का। अगर एपीसी 1 से बड़ा है, 1 से ज़्यादा है, तो कंजम्पशन जो है इनकम से ज़्यादा है। देखिए एपीसी क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी 1 से ज़्यादा है तो हम इनकम से ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम एपीसी 1 से छोटा है तो हम कंजम्पशन कम कर रहे हैं, इनकम ज़्यादा कर रहे हैं। इस केस में हमारा सेविंग हो सकती है, इस केस में सेविंग नहीं होगी, क्योंकि इनकम कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम से। और जब हमारा एपीसी इज इक्वल टू 1 है, तो इस केस में कंजम्पशन और इनकम बराबर है। तो इस केस में ना सेविंग ज़ीरो लेवल की होगी। ठीक है, और हमारा पूरा पैसा कंजम्पशन पे खर्च हो जाएगा। सेकेंड है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज डिनोटेड बाय एमपीसी। ये एमपीसी होगा। ठीक है, अभी हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, एमपीसी होगा। सो एमपीसी इज चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, यानी कितना कंजम्पशन में चेंज हुआ ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन चेंज इन इनकम, यानी इनकम पे जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ी उसके रिस्पेक्ट में हमारी कंजम्पशन कितनी चेंज हुई, इसको हम कहेंगे एमपीसी। देखिए, जब भी मार्जिनल का वर्ड आएगा तो हमेशा एडिशनल वर्ड आएगा, यानी जब भी हमारी कुछ एडिशनल इनकम बढ़ी, एडिशनल इनकम में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, कोई भी इसको चेंज में कोई इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, तो हमारा कंजम्पशन पे क्या इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, देखिए ऑल्सो गाइज, अगर कोई आपको सराउंडिंग साउंड हो रही होगी, आ रही होगी, सो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज अभी मैं इसको दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो डे के अंदर आपको पता ही है कि सराउंड साउंड ले लेता है अगल बगल से, सो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा। ओके, सो हमने एमपीसी समझ रहे थे। तो व्हेन सेविंग इज़ ज़ीरो, अगर सेविंग ज़ीरो है तो एमपीसी हमारा 1 होगा। क्यों? देखिए, हमारी एंटायर एडिशनल इनकम जो है हम कंज्यूम कर रहे हैं उस टाइम पे, क्योंकि हम सेव ज़ीरो कर रहे हैं, तो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 हो गई, बिकॉज हम जितना भी पैसा हमारा एडिशनल इनकम, देखिए एडिशनल इनकम लिखा है मैंने, जो भी एडिशनल इनकम हो रही है वो हम सारा कंज्यूम कर रहे हैं। और अगर कंजम्पशन ज़ीरो है, यानी कि एमपीसी ज़ीरो होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़ीरो होगा, क्योंकि इस टाइम पे हम सारा पैसा सेव कर रहे होंगे, एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम समझेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव। सेविंग इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ इनकम, सेविंग जो है वो भी फंक्शन है इनकम का, बिकॉज इनकम सेविंग कैसे आएगा, जब हम इनकम में से अपनी कंजम्पशन को माइनस करेंगे तो हमारी जो पैसे बचेंगे वो हमारा सेविंग का पार्ट होगा। तो सेविंग इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ओवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम माइनस कंजम्पशन। सेविंग कब, देखिए ये हमारा इनकम है एक्स एक्सिस पे और हमारा सेविंग है वाई एक्सिस पे। देखिए ये आप देखेंगे ना, ये ना नेगेटिव, यानी वाई से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट ना होने के बजाय वाई से स्टार्ट हो रहा है, वाई वाली स्लो एक्सिस से, और ये इस तरीके से जा रहा है सेविंग कर्व। ये यहाँ पे नेगेटिव है, एक्स एक्सिस के नीचे जो भी चीज़ होती है वो नेगेटिव है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा इसलिए बिकॉज एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो वी हैव सम पार्ट ऑफ कंजम्पशन। तो उस टाइम पे तो हमारी नेगेटिव सेविंग जा रही है ना, नेगेटिव यानी हमारे पास ऑलरेडी पैसे नहीं है और फिर भी हम कंजम्पशन कर रहे हैं, तो हमारी जो सेविंग है वो नेगेटिव में जा रही है, इसलिए हम इसको डिनोट करते हैं माइनस सी बार से, माइनस सी बार। ये होती है हमारी ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, और ये माइनस का साइन इसलिए बिकॉज ये नेगेटिव यानी डिस सेविंग कहते हैं इसको। ठीक है, नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमारा सेविंग कब नीचे से स्टार्ट होगा, वाई एक्सिस से,
और ये ऐसे जाएगा इस पॉइंट पे, जब ये एक्स एक्सिस को टच करेगा ना, तो यहाँ पे हमारी सेविंग ज़ीरो होगी, इसको हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे कंजम्पशन जो होगा वो इनकम के इक्वल होगा, और हमारा सेविंग जो है यहाँ पे ज़ीरो होगा, और उसके बाद हमारा सेविंग का हम राइज करेगा, इसके बाद हमारा सेविंग इंक्रीज़ होगा, थोड़ा पॉजिटिव देखिए यहाँ पे पॉजिटिव होगा कुछ। तो सेविंग कर्व जो है हम अच्छे से क्लियर हो गया। ये पॉइंट हमें क्लियर करना था कि माइनस सी बार कैसे है यहाँ से, और ये यहाँ से नीचे से स्टार्ट क्यों हो रहा है सेविंग कर्व, बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो वी हैव सम पार्ट ऑफ कंजम्पशन, सो दैट्स वाई इट इज लेड टू डिस सेविंग और नेगेटिव सेविंग। ठीक है, अब टाइप ऑफ सेविंग, प्रोपेंसिटी टू सेव, इसके भी दो हैं। फर्स्ट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीएस। ये होता है सेविंग अपॉन में इनकम, यानी हमारी इनकम हमारी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगी सेविंग, ऑल्सो हमारी कंजम्पशन में भी डिपेंड करेगी, बट इस फंक्शन में हम सब खाली सेविंग बाय इनकम ही लिखते हैं। सो एपीएस कैन बी 1 और मोर देन 1, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है, एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1, या तो मतलब इसका है कि एपीएस जो है ना कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा और 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। देखिए अब एक चीज़ समझिए, जो सेविंग होती है ना वो कंजम्पशन के बाद निकल के आती है, यानी जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके बाद जो बचता है वो सेव होता है। तो क्या कभी ऐसा पॉइंट आएगा कि हम सारा पैसा सेव कर लें? नहीं, कभी नहीं आएगा, बिकॉज हम जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी ना कुछ कंजम्पशन करते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यानी इस लेवल पे भी हम कंजम्पशन तो कर रहे हैं, हमारी इनकम लेवल ज़ीरो है। तो आप क्या सोच सकते हैं कि अगर हमारी इनकम लेवल कुछ होगी तो उस टाइम पे हम सारा पैसा सेव कर लेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहाँ बताया, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी हमारे को सेविंग, हमारा भी कुछ कंजम्पशन था, ये डिस सेविंग जा रहा है नेगेटिव में। ठीक है, तो हम कभी भी अपना सारा जो इनकम है ना वो सेव नहीं कर सकते, इसीलिए वो कभी भी सेविंग जो होगा ना वो इनकम के इक्वल नहीं होगा कभी भी। ठीक है, ना उसके ना उससे ज़्यादा होगा, because at zero level of income also there is some consumption, so we cannot save all our natural income, हम सब पैसा सेव नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड इज एपीएस कैन बी ज़ीरो हो सकता है, हाँ उस टाइम पे जब हम कंजम्पशन सारी कर रहे हैं। ठीक है, जब पूरा पैसा सेव कर रहे हैं तो उस टाइम पे ज़ीरो हो सकता है एपीएस। ठीक है, थर्ड इज एपीएस कैन बी लेस देन 1, लेस देन 1 तो हो ही सकता है, देखिए ना यहाँ पे नेगेटिव में भी जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है ना, सेकेंड इज मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव, यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव था, यहाँ पे मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव है। ठीक है, ठीक है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। ठीक है, ठीक है, इफ़ द एंटायर एडिशनल इनकम, जब भी मार्जिन की बात आएगी हम एडिशनल इनकम लिखेंगे। इफ़ द एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव, हम सारा पैसा सेव कर रहे हैं, तो हमारी कंजम्पशन जो है चेंज इन कंजम्पशन ज़ीरो है और एमपीएस हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, इस केस में हमारा एमपीएस 1 हो जाएगा, और अगर हम यही एमपीसी की बात करते तो वो 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पे हम एमपीएस 1 होगा क्योंकि हम सारा पैसा सेव कर पा रहे हैं। ठीक है, ओके, बट यहाँ पे एक आपको ध्यान रखना है कि हम सारा एडिशनल इनकम का पैसा सेव कर पा रहे हैं। ठीक है, हम सेविंग को नहीं कह रहे कि सेविंग 1 है, हम एडिशनल इनकम को कह रहे हैं कि एडिशनल इनकम का पैसा, क्योंकि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो वी हैव सम कंजम्पशन। इफ़ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, अगर सारा पैसा कंज्यूम हो जाता है तो सेविंग हमारी चेंज इन सेविंग 0 हो जाएगी और हमारा एमपीएस जो है 0 हो जाएगा, और हाँ एमपीएस हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा एमपीएस 1 होता, एमपीसी 1 होता। ठीक है, अब हम डिराइव करेंगे सेविंग फंक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन फंक्शन। देखिए हमने सी का फंक्शन देखा था, सी इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इंटू माई इनकम। ठीक है, कि हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, और हमने सेविंग फंक्शन भी देखा था, इज अ फंक्शन ऑफ इनकम माइनस कंजम्पशन। तो हम इसको 1 से डिनोट करा, इसको 2 से डिनोट करा। अगर हम एक 1 पुटिंग 1 इंटू 2, यानी 2 वाले फंक्शन में हम 1 को पुट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई माइनस सी की जगह हम ये वाली टर्म को उठा के डाल देंगे। ठीक है, सी बार प्लस बी वाई, तो ऐसा हमारा हो गया वाई माइनस सी बार माइनस बी वाई, और हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ये हो गया एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। देखिए ये जो सी बार है ना, ये हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, इसको नेगेटिव साइन इसलिए मिला है क्योंकि 0 लेवल पे हमारी नेगेटिव सेविंग होगी ना, इस वजह से यहाँ पे ये सी बार नेगेटिव में है। ठीक है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। हमारा वाई हमारे को पता है ये इनकम है। ठीक है, और ये हमारा 1 माइनस बी जो है ना, ये हमारा है एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। देखिए बी होता है एमपीसी। ठीक है, तो 1 माइनस बी हो गया एमपीएस,
यानी कि MPC प्लस MPS हमारा होता है 1, ठीक है ना। देख यहाँ पे लिख के आपको अच्छे से क्लियर करते हैं, MPC प्लस MPS होता है 1। MPC हम डिनोट कर रहे हैं B प्लस MPS इज इक्वल टू 1। MPS हो गया 1 माइनस B, ठीक है, ये उधर चला गया B। तो ये हमारा 1 माइनस B जो है हमारी डिनोट करता है MPS को, मार्जिनल परसेंटेज टू सेव को, और ये हमारी स्लोप होगी सेविंग फंक्शन की, ठीक है। जैसे कि MPC इज अ स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, उसी तरीके से हमारा 1 माइनस B दैट इज MPS इज अ स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। S is saving minus C bar is autonomous of amount of negative saving at zero level of income, ठीक है। 1 minus B is MPS, Y is income, 1 minus B that is MPS is the slope of saving function। देखिए ये हमारा कंजम्पशन कर्व है, ये हमारा सेविंग कर्व है। कंजम्पशन कर्व हमने पढ़ाई है, ये कंजम्पशन, ये इनकम, ठीक है। ये हमारा कंजम्पशन है, ये इनकम है, ये हमारी 45 डिग्री की इनकम लाइन है, ये हमारी कंजम्पशन कर्व है। इस तरीके से ये इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, पॉइंट E इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 होगा, बिकॉज हम सारा पैसा कंज्यूम कर पा रहे हैं, ओके। 45 डिग्री की लाइन, और ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, ठीक है। उसी के साथ साथ जब हम नीचे सेविंग फंक्शन बनाएंगे तो ये एक्स एक्सिस पे इनकम है, वाई एक्सिस पे सेविंग है। हमें पता ही है कि जो ये जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है ये हमारे सेविंग को डिनोट कर रहा है, इसलिए हमारा सेविंग कर्व नीचे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये हमारा सेविंग कर्व है, ये यहाँ से डिनोट स्टार्ट हो रहा है, और ये जो ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे जो हमारा कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम है, इस पॉइंट पे देखिए हमारा सेविंग 0 है, क्योंकि हम सारा पैसा कंज्यूम कर रहे हैं, सेव कुछ कर नहीं रहे, इसलिए हमारा APS जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव वो 0 है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेविंग इंक्रीज़ होगा, जिस तरीके से यहाँ पे सेविंग जो है इंक्रीज़ हो रहा है, बिकॉज हमारा इनकम ज़्यादा है, कंजम्पशन कम है, तो सेविंग बढ़ रहा है। उसी तरीके से हमारा ये सेविंग यहाँ पे डिनोट हो रहा है, ठीक है। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम C बार इज इक्वल टू OC, ये OC हमारा OC C बार इक्वल है, ठीक है। इट मीन्स सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम विल बी माइनस C बार, दैट इज माइनस C बार। As a result, the saving curve will start from point S on the negative y-axis। ये नेगेटिव y-axis है ना, ये पॉजिटिव y-axis है 0 के ऊपर, ये नेगेटिव y-axis यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। कंजम्पशन कर्व CC इंटरसेक्ट इनकम कर्व वो OY एट पॉइंट E यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दिस इज अ ब्रेक इवन पॉइंट एट पॉइंट E। कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, पूरी कंजम्पशन इनकम के खर्च हो रही है, APC 1 हो रहा है यहाँ पे, एंड सेविंग इज 0, यहाँ पे सेविंग 0 है। सेविंग कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एस पॉइंट R, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट R पे। ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट S और R को ज्वाइन कर देंगे और एक्सटेंड कर देंगे, तो हमारा सेविंग फंक्शन और सेविंग कर्व आ जाएगा, वी गेट अ सेविंग कर्व, ठीक है। तो हमने डिराइव कर लिया कंजम्पशन कर्व से हमारा सेविंग कर्व, और इसको हम फंक्शनल कंसेप्ट, फंक्शन भी समझ लिया किस तरीके से हम सेविंग फंक्शन को डिराइव कर रहे हैं फ्रॉम द कंजम्पशन फंक्शन, ओके। अब हम समझेंगे एक्स एंटी सेविंग एंड एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट क्या होती है। एक्स एंटी सेविंग रेफर टू अमाउंट ऑफ सेविंग विच इज हाउस होल्ड और सेवर प्लान टू सेव एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, इट इज़ कॉल्ड प्लान सेविंग। देखिए जब भी एक्स एंटी सेविंग या एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट की बात आएगी ना, तो जो हम प्लान करके सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसी को हम कहते हैं प्लान एक्स एंटी सेविंग। जैसे यहाँ पे लिखा है अमाउंट ऑफ सेविंग विच हाउस होल्ड plan to save at different level of income in the economy, it is called planned saving. Also, ex ante investment refers to the amount of investment which firms plan to invest at different levels of income in an economy, it is also called planned investment। ठीक है, तो हमारे को सिंपल सा याद रखना है कि एक्स एंटे का मतलब होता है प्लान, कुछ प्लान करके कर रहे हैं, चाहे वो सेविंग करें चाहे वो इन्वेस्टमेंट करें। अब यहाँ पे है एक्स पोस्ट सेविंग और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए एक्स पोस्ट जब आ जाएगा ना, तो यानी कि प्लान्ड भी हो, जो हमने प्लान किया था वो भी, और जो अनप्लान्ड था वो भी, दोनों। एक्चुअली में कभी ऐसा होता है कि जो हम प्लान करते हैं, कभी बहुत ही कम केस में ऐसा कि जो हमने प्लान करा वो ही हुआ, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, हम जो प्लान करते हैं वो तो हमारा होगा ही, उसके अलावा अनप्लान्ड भी कुछ हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से सेविंग है, तो सेविंग इज द सम टोटल ऑफ प्लान्ड सेविंग एंड अनप्लान्ड सेविंग, दोनों। इसको हम एक्चुअल भी कहते हैं, एक्चुअल और रियलाइज सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर, तो इसको हम कहेंगे एक्स पोस्ट सेविंग, ठीक है। सेम केस विद इन्वेस्टमेंट,
ठीक है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एंड अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट. इज द सम टोटल ऑफ प्लान्ड इन्वेस्टमेंट प्लस अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट. और इसको हम कहते हैं रियलाइज और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट. एक्चुअली में कितना इन्वेस्ट हुआ, एक्चुअली में कितना सेव हुआ. एक्चुअली में हम प्लान का भी इंक्लूड कर सकते हैं और जो अनप्लान था वो भी आ सकता है. ठीक है. इस वजह से हम इसको हम प्लान कहेंगे और इसको हम प्लान प्लस अनप्लान. ठीक है. इसको एक्चुअल और रियलाइज भी करते हैं. ओके. सो हमने अच्छे से हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाले जितने भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट से इस चैप्टर में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है. एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस चैप्टर से रिलेटेड, सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कीजिएगा. एंड वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस.